नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। किसानों को धोखा देने वाले ही कृषि सुधार बिल पर फैला रहे हैं भ्रम। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर निशाना। किसानों को सशक्त करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण में जुटी 3 टीमों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। वैज्ञानिकों से लोगों को आसान भाषा में बताने को कहा। टीके से जुड़ी बातों को और दवा वितरण के लिए परिवहन और कोल्ड चेन समेत विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग अनिवार्य। एससीओ शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। आतंकवाद का सहयोग करने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान। कोविड महामारी से लड़ने में भारत की क्षमताओं को साझा करने का दिया भरोसा। राज्यसभा में 3 राज्यों से निर्वाचित 10 सदस्यों ने ली शपथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी शुभकामनाएं। कहा, सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे के चौड़ीकरण का किया लोकार्पण। कहा, 6 साल में पूरे हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं से आसान हुआ लोगों का जीवन। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली कार्यक्रम में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वर्चुअल माध्यम से हुई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और भारत 29 वर्ष की औसत आयु वाला सबसे युवा राष्ट्र होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने और उसे बढ़ावा देने वाले देशों को अलग थलग करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आपसी सहयोग को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है। The most important challenge faced by us in the region is terrorism, particularly cross-border terrorism. Terrorism is truly the enemy of humanity. India condemns terrorism in all its manifestations. We remain concerned about threats emerging from ungoverned spaces and are particularly concerned about states that leverage terrorism as an instrument of state policy. Such an approach is entirely against the spirit and ideas and the charter of the Shanghai Cooperation Organization. उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन में शामिल सदस्य देशों के समक्ष कोरोना महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन है, लिहाजा इसकी रफ्तार बनाए रखने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग कायम रहना चाहिए और इसके लिए शांति और सुरक्षा बेहद जरूरी है। All the partners must be trustworthy and transparent. It is trust and transparency that determines the sustainability of our global trade. The nations must demonstrate their compliance with multilateral rules of trade to remain a part of this system. कोविड महामारी और इससे निपटने के तौर तरीकों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दूसरे वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता बताई ताकि आपसी क्षमताओं को और मजबूत किया जा सके और कोरोना से सही तरीके से निपटा जा सके।
This is the time to bring the much needed reforms to our global institutions, including the WHO, and rework our development strategies to face a post-COVID-19 world. For this, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने मजबूती के साथ इस वैश्विक महामारी का मुकाबला किया है और वायरस से लड़ने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने सदस्य देशों को भरोसा दिलाया कि भारत कोविड महामारी से लड़ने में अपनी क्षमताओं को साझा करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन के 30 टीके पर काम चल रहा है और 70% से अधिक वैश्विक टीके भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। More than 60% of the vaccines for global immunization program are being manufactured in India. And this global vaccine production and delivery capacity will be used to help all the countries in fighting this crisis. More than 30 indigenous vaccines are currently being developed in our country. 3 of them are in advanced stage. Thanks to its world-class pharmaceutical industry, India has demonstrated itself as a pharmacy to the world during the ongoing COVID-19 pandemic. ये पहला मौका है जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। भारत और पाकिस्तान सितंबर 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे। इसके अलावा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अलावा इसमें 4 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं। कोविड महामारी के बीच और उसके बाद दुनिया के आर्थिक पुनर्निर्माण में एससीओ जैसे संगठनों की काफ़ी अहम भूमिका साबित हो सकती है। लेकिन एससीओ के मेंबर देशों को करना ये होगा कि वे एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करें, वे आतंकवाद को बढ़ावा न दें और एक दूसरे की सीमाई संप्रभुता का सम्मान करें। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। एससीओ सम्मेलन में कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े मुद्दों पर काफी लंबी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय में सचिव विकास स्वरूप ने सम्मेलन के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रयासरत है और भारत जो भी वैक्सीन बनाएगा वो पूरी दुनिया के लिए होगी। इसलिए भारत और पाकिस्तान के अलावा कई अन्य देशों ने अपील की है कि कोविड-19 से जुड़ी दवाओं और वैक्सीन पर पेटेंट शुल्क मुक्त होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। There was a good discussion on the impact of the COVID-19 pandemic, how best countries can collaborate and work together in reducing the economic impact of the pandemic. The Prime Minister has repeatedly said that we want our vaccines to be used for the global good. As far as the larger element is concerned of cooperation on vaccines, etc., we are all members of the World Health Organization, and we believe that is the appropriate forum in which to take this cooperation forward. राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में आज 10 सदस्यों को शपथ दिलाई। सदस्यों का स्वागत करते हुए सभापति ने सांसदों से लोकतंत्र को और मजबूत करने का प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भी अपील की। माननीय सभापति जी। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में सदस्यता की शपथ दिलाई। नए सदस्यों को बधाई देते हुए सभापति ने उनसे कानून निर्माताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही। उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की भी अपील की। राज्यसभा is a house of elders. So the legislators across the country and also people at large, particularly youngsters, they look to Parliament and they look to Rajya Sabha for guidance and inspiration. So our conduct should add to the decency, dignity and decorum of the House. So I always tell members, discuss, debate and decide. Do not take recourse to the 4th D, that is disruption. Because we are all seeing the image of the
institutions, legislatures are going down because of certain happenings and all. सभापति ने कहा कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना इसलिए जरूरी था ताकि वो संसदीय समिति की बैठकों में भाग ले सकें। सदन कब होगा वो तो सरकार तय करेगा, मगर कमिटीज मीटिंग चलते रहते हैं। आप ये बिना ये स्वेरिंग इन आप कमिटी में नहीं जा सकते, भाग नहीं ले सकते। इसलिए मैंने सोचा ये सिचुएशन ऐसा होते हुए भी आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में बुलाना जरूरी है। आप सब लोग आए, आप सबको और एक बार बधाई, अभिनंदन। सभापति ने नए सदस्यों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। द सेफ डिस्टेंस, उसको मैं सुरक्षित दूरी कहता हूँ, सामाजिक दूर ऐसा नहीं है, सुरक्षित दूरी बेहतर होगा। ये इसका भी पालन करना बहुत जरूरी है। ये दोनों विषयों को कृपया आप सब लोग ध्यान में लीजिए। मैं नॉर्मल सिस्टम में ग्रुप फोटो मिलना चेयरमैन से ये सब होता है, मगर आज का जो सिचुएशन है उसके कारण से हमने ये सब थोड़ा तात्कालिक इसके ऊपर रोक लगाया। सभापति ने पहली बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित सदस्यों से सदन के इतिहास और नियमों की जानकारी हासिल करने की भी बात कही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आज जिन सदस्यों ने उच्च सदन में सदस्यता की शपथ ली उनमें बीजेपी के 8 जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एक सांसद शामिल थे। राज्यसभा में 10 नवनिर्वाचित और फिर से चुन के आए सांसदों को सदन में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले कर्नाटक से नवनिर्वाचित नारायण कोरगप्पा को सभापति ने सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। वहीं उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद बृजलाल और गीता को भी सभापति ने शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश से ही उच्च सदन के लिए निर्वाचित राम जी ने शपथ ली। इसके अलावा सांसद हरिद्वार दुबे, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, बीएल वर्मा ने भी शपथ ली। सभापति ने उत्तर प्रदेश से सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव को शपथ दिलाई। उत्तराखंड से नरेश बंसल को भी शपथ दिलाई गई। सदन में शपथ ग्रहण के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद राज्यसभा टीवी संवाददाता ने उनसे बात की। जो भी राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा जो चीज़ें लाई जाएंगी उनमें निश्चित रूप से हम लोग उनको फॉलो करेंगे और भाजपा जो एजेंडा है तो हम उसको पूरा करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम रचनात्मक भूमिका निभाएं विपक्ष की, और जो कहीं कमियां हैं और हैं गवर्नमेंट की उनको इंगित करें, सुधारने के लिए सुझाव दें। ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು BJP ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ। सांसद हैं, इसलिए जहाँ से आया हूँ प्रदेश में या देश में कहीं, वहाँ पर तमाम चीज़ें जो मेरा अनुभव है, अपराध का, गरीबों की समस्या का, तमाम चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, ऐसे तमाम जो इश्यूज आएंगे शायद यहाँ पर रह करके वो भी मैं कर सकता हूँ जो मैंने 37.5 वर्ष किया है। और मेन मेरा थीम रहेगा सेवा। देखिए, मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ और गांव में जो भी समस्याएं हैं उन पर लेकर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को आज विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट सौंपी गई है। संसदीय स्थायी समितियों के अध्यक्ष जयराम रमेश ने समिति की 326 से 332वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर सरकार की तरफ से की गई कार्यवाही पर समिति की रिपोर्ट सभापति को सौंपी। इनमें विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, भूविज्ञान, परमाणु ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट शामिल है। इस विषय पर हमारे संवाददाता रवीन सिंह शौरा ने समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश से खास बातचीत की।
हमारे साथ बात करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयराम रमेश हैं। सर, आज कमेटी ने रिपोर्ट दी है, क्या खास रिकमेंडेशन? मेरे सहयोगी सांसद अश्विनी वैष्णव के साथ आज हमारी चेयरमैन साहब से भेंट हुई है। 7 रिपोर्ट हमने पेश की है और ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है। जो स्टैंडिंग कमेटी सिफारिशें देती हैं वो मंत्रालय को पेश किए जाते हैं, मंत्रालय उस पर अध्ययन करता है और जो सिफारिशें स्वीकारते हैं उस पर विचार होता है, जो नहीं स्वीकारते हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो उसी संदर्भ में आज 7 रिपोर्ट पेश किए हैं हमने। कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में खास बताना चाहें? 7 रिपोर्ट्स हैं तो कुछ खास। ये खास तौर से ये जो बजट के बारे में हमने अध्ययन किया था, विश्लेषण किया था, उस पर सिफारिशें दी थी और मजबूत करने के लिए मंत्रालयों को, और जो कार्यक्रम है, जो परियोजनाएं हैं उसको और सख्ती के साथ उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उस संदर्भ में ये सिफारिशें हैं। सर, एनवायरनमेंट जो है वो एक बड़ा अहम इशू है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस पर भी काम करता रहा, ये जो आपका स्टैंडिंग कमेटी, तो उसके बारे में भी कुछ है खासतौर पे ऐसे समय जब पॉल्यूशन बिल्कुल पीक पे है? ये एक विशेष मीटिंग भी हुआ था समिति का, जो प्रदूषण और ये महामारी के बीच में जो गहरा ताल्लुकात है, और ये इसमें दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदूषण के कारण महामारी का असर और नकारात्मक हुआ है, खास तौर से उत्तर भारत में, दिल्ली में देखने को मिला है। उस पर हमने विचार की, हमने बातचीत की। आखिरी बात सर, कि कोरोना की जो महामारी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी, क्या उसके बारे में किसी तरह का आप लोग किसी को बुलाने वाले हैं? उस पर भी तो हमने 1-2 बारी अफसरों को बुलाया था। जो वैक्सीन का विकास हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री भी गए हैं। 5 ऐसे कंपनियां हैं हमारे देश में जो वैक्सीन का विकास हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में ये जो ट्रायल होता है, ये वैक्सीन की ट्रायल खत्म होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिवालय और लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज उत्पल कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे। वो स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। उत्पल कुमार सिंह का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और उनका दर्जा मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होगा। वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के सचिव के रूप में पदस्थ हैं। उत्पल कुमार सिंह के पास 34 साल का प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों के लोकार्पण पर आयोजित सभा में कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसानों को बिचौलियों और उनका शोषण करने वालों से आजादी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम न लेते हुए कहा कि इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है और ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के पहले पड़ाव में खजूरी पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने काशी और प्रयागराज के बीच 6 लेन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 6 सालों में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और उनकी जिंदगी आसान होगी। 70 किलोमीटर से ज्यादा का ये वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कों और आधुनिक चीजों का फायदा किसानों को होता है। इस मौके पर उन्होंने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य को लेकर आशंकाएं फैलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक
किसानों के साथ छल किया है। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया है और सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और किसान अब विदेश में अपने उत्पाद का निर्यात भी कर रहे हैं। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 में प्रयागराज के हंडिया और वाराणसी के राजा तालाब खंड के बीच 73 किलोमीटर सड़क का 6 लेन में चौड़ीकरण किया गया है। इस परियोजना में कुल 2,447 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की और दीपोत्सव में शामिल हुए। वाराणसी यात्रा में सबसे पहले विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए डुमरी घाट से क्रूज पर सवार होकर वो ललिता घाट गए। उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ललिता घाट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना के साइट पर भी गए और यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्होंने महादेव की पूजा की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना के तहत मंदिर और गंगा घाट का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम यथा लब्धोपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमस्ते। इसके बाद प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और देव दीपावली महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने दीप जलाकर उत्सव की शुरुआत की। इसके बाद गंगा के दोनों किनारों पर सजे 11 लाख दीप जगमगा उठे। राजघाट पर दीपदान के बाद प्रधानमंत्री क्रूज के जरिए तक गंगा के दोनों किनारे पर होने वाले दीपदान का नजारा देखा। चेत सिंह घाट के सामने रुककर यहां रामायण पर आधारित लेजर शो भी देखा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। वाराणसी की देव दीपावली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने काशी के मंदिरों पर एक वेब पोर्टल की शुरुआत भी की है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर, हमारी संस्कृति, आस्था और मूल्य है। उन्होंने कहा कि चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिश हो या विस्तारवादी ताकतें, भारत सबको करारा जवाब दे रहा है।
इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं। चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। 14th-15th century poet Saint Sant. He is the leader who's Sant Ravidas known for uniting the society, the divisions that existed during his time and इसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास घाट गए। यहां से वो संत रविदास पार्क गए और संत रविदास की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने संत रविदास पार्क का भी मुआयना किया। सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश भी संत रविदास जी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के टीके के विकास और निर्माण पर काम करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की है। ये टीमें जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद थी। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों में कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कंपनियों से विनियामक प्रक्रियाओं और संबंधित मामलों के बारे में अपने सुझाव और विचार रखने को भी कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि वो टीके और संबंधित मामलों जैसे इसकी प्रभावकारिता के बारे में आम जनता को सरल भाषा में सूचित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। टीके वितरित करने के संबंध में रसद परिवहन, कोल्ड चेन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। जिन कंपनियों ने वैक्सीन पर चर्चा की गई है उनका परीक्षण और विस्तृत डेटा विभिन्न चरणों में है और परिणाम अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है और आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि चहुमुखी विकास के क्षेत्र में गुजरात ने कई पहल की हैं। अमित शाह ने संतोष जताते हुए कहा कि अब तक के सबसे बड़े कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा नहीं थमी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गई है, लेकिन मोदी सरकार के अथक प्रयासों से जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के समय को औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति और सामाजिक क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण दूरगामी नीतिगत सुधारों के लिए उपयोग किया। अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 2 फ्लाईओवर पुलों का लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने संबोधित किया। पहला फ्लाईओवर ब्रिज सिंधु भवन क्रॉस रोड पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 245 मीटर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।